हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज जो डेली आपका 8 पीएम पे आता है। तो जो भी कैंडिडेट अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में जो है आपको लेटेस्ट एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। जो भी एग्जाम आपका ऑल इंडिया में होता है वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी सीरीज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो एक तरीके से जो भी ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, उसका पूरा एक आइडिया आपको पता चलेगा कि किसी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनना है। क्योंकि 3 से 4 ही कंपनी है जो आपका पूरा इंडिया में एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, तो किसी स्टेट का अदर स्टेट में क्वेश्चन जो है आपका पर्टिकुलर उठ के डायरेक्ट सीधे सीधे आपका किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। ये जो सेशन है आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज डेली 8 पीएम पे आता है, जिसमें हम लोग मिक्स टाइप के वो भी लेटेस्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपका एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हो रहा है। ज़्यादा हम लोग हाई फाई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम में पैटर्न में एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अलग होता है जहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बना हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर नेक्स्ट लेवल देखिए यहाँ पे हमारे साइट पे भी जो है नेक्स्ट लेवल आपका चलता है, तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे डालिएगा www.electricalcapsule.com। जैसे ही डालेंगे तो पहला पेज आपको ओपन करना है। जैसे ये पेज ओपन करेंगे उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट लेवल, अभी लेवल 1 है, काफ़ी ज़्यादा लेवल 2 भी स्टार्ट हो गया है, और भी लेवल 3 4 ऐसे चलता रहेगा, जिसमें एक लेवल में कम से कम 5 या 6 पेज होगा आपका। तो सभी पेज को आप इजीली पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साइड पे भी कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो साइड पे आप लोग जरूर वहाँ से भी नेक्स्ट लेवल जरूर देखिएगा, क्योंकि जो साइड पे क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा चांसेस होगा कि यूट्यूब पे वो क्वेश्चन ना हो। ठीक है, जो यूट्यूब पे क्वेश्चन होगा वो आपका ज़्यादा चांसेस होगा कि आपके साइट पे नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको दोनों जगह से देखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि साइड का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा या फिर वहाँ का क्वेश्चन साइड पे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जगह आप टाइम इन्वेस्ट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो साइड पे आप विजिट करते रहिएगा, वहाँ पे भी हमेशा, और प्रीवियस ईयर पेपर ये वाले जितने भी सेक्शन है इन सभी का बेनिफिट आप लेते रहिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर ये आपने ज्वाइन ही नहीं किया है तो इलेक्ट्रिकल कैप्सूल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको जेबी गुप्ता और आर के राजपूत का सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना होगा तो आप जो है 83 540 पे जो है हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव दोनों मैंने सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, 83 540 526 पे व्हाट्सएप करिएगा। डेमो वीडियो अगर देखना होगा तो प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, जेबी गुप्ता का करके। ठीक है, 2 वीडियो होगा, और आपका आर के राजपूत का भी 1 वीडियो होगा। बाकी और डेमो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा टाइम मिलेगा तो वहाँ से आप जो है डेमो देख के आप इजीली पता कर सकते हैं लेना चाहिए नहीं। ठीक है, जब इंटरेस्टेड होइएगा तो आप इजीली इस पर मैसेज करिएगा और आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है इसके रिगार्डिंग आपको बताना है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का मेनली यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? एसी, अगर मान लो कोई एसी में करंट मेजर करना है या फिर वोल्टेज मेजर करना है, अब जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो भाई उस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग तो काफ़ी कम होती है। जैसे मान लो 500 मेगावाट एम्पियर की कोई ट्रांसमिशन लाइन है या फिर कुछ भी है, अगर वहाँ पे मान लो मुझे करंट मेजर करना है तो हमारे पास तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या फिर जो मीटर होता है उतनी रेटिंग का नहीं होता ना, क्योंकि इतने रेटिंग का बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग एसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, एसी में यूज़ करते हैं, एसी करंट के लिए और वोल्टेज के लिए। डीसी में देखो हम लोग क्या करते हैं, डीसी में अगर मान लो रेंज को एक्सटेंड करना, मीन्स अगर हाई वोल्टेज की डीसी हो या फिर करंट हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे देखो शंट यूज़ करते हैं किसके लिए, करंट को मेजर करने के लिए, और मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं हम लोग वोल्टेज को यूज़ करने, मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, एमीटर में इजीली आपने पढ़ा होगा कि एमीटर का यूज़ जो होता है हम लोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं ना। तो मान लो अगर करंट को मेजर करना है 2 एम्पियर तक की आपका कोई एमीटर है, अगर मान लो 1000 एम्पियर तक का यूज़ करना हो डीसी में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस होता है, तो वही आपका एमीटर का वहाँ पे काम होता है। आपका शंट में रेजिस्टेंस यूज़ करके एमीटर के क्रॉस वहाँ पे रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं ना। मतलब डीसी में अगर 2 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है तो उसको आप 20 में मतलब 20 एम्पियर तक मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो। सेम मल्टीप्लायर में भी वही होता है कि आपके वोल्ट मीटर के क्रॉस जो है सीरीज में मल्टीप्लायर यूज़ करके हम लोग
वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं ना। मतलब अगर 2 वोल्टेज यूज करना मीजर हो रहा है तो वहां से आप 20,000 जितना भी डीसी के लिए पर्टिकुलर यूज होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा ना। जो शंट होता है, जो मल्टीप्लायर होता है, शंट का यूज एमीटर में करते हैं, और एमीटर एमीटर जो होता है वो सीरीज में जुड़ा होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और वोल्ट मीटर जो होता है वो आपका पैरेलल में जुड़ा होता है, उसको एक्सटेंड करने के लिए हम लोग मल्टीप्लायर यूज करते हैं। लेकिन डीसी की तो बात हो गई, लेकिन एसी के लिए वही बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा हमारे पास होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, यूज टू एक्सटेंड द रेंज। ठीक है, एक तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं मेनली रेंज को एक्सटेंड करने के लिए भी, ठीक है, एसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एसी नहीं दिया है, अगर इसी ऑप्शन में एसी डीसी करके कंफ्यूज कर दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मेनली यूज फॉर द रेंज एक्सटेंशन फॉर एसी के लिए। ठीक है, और ये आइसोलेटेड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आइसोलेटेड का मतलब इजिली ये है ना कि मान लो किसी सर्किट में क्या है कि कोई ट्रांसमिशन लाइन है, तो जो भी हम करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ना, उससे दूरी होता है, मतलब आइसोलेट होता है, अलग होता है। ऐसा नहीं कि उसी में यूज किया जाता है आपका। ठीक है, आइसोलेट होता है आपका, अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का यूज जैसे कि लार्ज अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है तो उसके लिए करेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज जो होता है हाई वोल्टेज अगर मेजर करना है तो उसके लिए करेंगे। ठीक है, बाकी देखो, यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एसी मेजरमेंट ओनली, ये भी ऑप्शन सही है। यूज टू आइसोलेट मेजरमेंट फ्रॉम द हाई वोल्टेज ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिया ना कि जो आइसोलेट होगा वो सिर्फ हाई वोल्टेज ओनली इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ पे जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना वो आइसोलेट होगा हाई वोल्टेज साइड, नहीं ऐसा नहीं, हाई वोल्टेज साइड नहीं होगा। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आपका दोनों फैसिलिटी दे देता है आपका। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नॉट यूज फॉर जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसफार्मर स्टेशन, ये यूज होता है भाई। जनरेटिंग स्टेशन पे भी हमें करंट को मेजर करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर स्टेशन पे भी करंट को मेजर करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन नहीं होगा। और ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा, लेकिन उससे बेटर आपका थर्ड वाला है, क्योंकि आइसोलेट द म्यूजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपका जो म्यूजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे एक तरीके से आइसोलेशन भी प्रोवाइड कर देता है हमारा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से आइसोलेशन का मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि करंट के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से म्यूजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या आपका आइसोलेट हुआ, दोनों के लिए अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका है आइसोलेट। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका ज्यादा सुटेबल होगा यहाँ पे। तो इस चीज को देख लीजिएगा। बाकी शंट क्या है और मल्टीप्लायर का यूज कैसे करते हैं ये चीज भी आपको आना चाहिए। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लोग एमीटर को पैरेलल में जोड़ दें और वोल्टमीटर को सीरीज में जोड़ दें तो इस कंडीशन में कौन डैमेज होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कभी कभी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एमीटर जो होता है वो आपका क्या होता है, इसमें जो हम शंट का रेजिस्टेंस यूज करते हैं ना, शंट का रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो शंट का मतलब कि यहाँ पे ये होता है कि शंट का रेजिस्टेंस का मतलब इसका रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। और वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंस करने के लिए हम लोग मल्टीप्लायर यूज करते हैं सीरीज में, जो काफी हाई रेजिस्टेंस होता है। अभी मान लो यहाँ से करंट कोई फ्लो हो रही है किसी भी सर्किट से, यहाँ से मान लो कोई सप्लाई है चाहे जो भी हो, करंट फ्लो होगी। अब आप ही बताओ कि करंट सबसे ज्यादा कहाँ फ्लो होगी, सिंपल है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहीं पे करंट फ्लो होगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ करंट फ्लो हो जाएगी, आपका एमीटर में हो जाएगा करंट। ठीक है, और वोल्टमीटर के साइड करंट क्या होगी, काफी कम फ्लो होगी। अब मान लो इसका रेजिस्टेंस काफी कम है और करंट ज्यादा से ज्यादा एमीटर में फ्लो हो गई आपका। ठीक है, तो अभी इजिली आप ये बताओ कि अगर इसकी रेटिंग मान लो बहुत ही कम होगी और ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, आपका आई स्क्वायर आर का जो होगा वो आपका हीट लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइंडिंग के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी आपका। ठीक है, इसलिए एमीटर को कभी भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, एमीटर को यूज करते हैं मेनली फॉर सीरीज के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग 2 साल 3 साल तैयारी किए उनको पता ही होगा। ठीक है, तो एमीटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, सीरीज में करते हैं, और वोल्टमीटर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हालांकि उल्टा यूज करके फिगर में दिखाया है। ठीक है, तो आपको तो ध्यान रखना है मीटर सीरीज में यूज करते हैं। अब ठीक है, और पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। अगर पैरेलल में वोल्ट मीटर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही रहेगा, करंट भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, दिया गया है कि जो टैपिंग होता है नॉर्मली प्रोवाइड इन द
हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जो टैपिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में, वो हाई वोल्टेज साइड ही क्यों हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो काफ़ी इसका जो है क्लियर कट आंसर है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न हैज़ टू हैंडल द लो करंट एंड आल्सो ईजिली एक्सेप्टेबल फिजिकली। तो कोई इजीली जो टैप चेंजिंग जो होता है हाई वोल्टेज साइड क्यों यूज करते हैं? अगर हम ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन से देखें तो क्या होता है आपका 4.4 फ्रीक्वेंसी 5 मैक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न होता है। इसलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब कि ईएमएफ ज्यादा है। ईएमएफ ज्यादा होने का मतलब क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्न भी तो ज्यादा होगा ना। ठीक है, यही ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन से ही हम लोग बता रहे हैं। अगर ईएमएफ ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न यूज होने का मतलब इजीली बोल सकते हैं ना कि ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। अब वोल्टेज ज्यादा होने का मान लो सिंपली एक रीजन है, अगर मान लो यहाँ पे 100 वोल्टेज है तो हम इजिली यहाँ से एक वेरिएशन प्राप्त कर सकते हैं। हमें जितना रिक्वायरमेंट होगा 90, 85, 100 जितना भी होगा, 100 के अंदर हम लोग इजिली वोल्टेज को टाइपिंग करके प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो लो वोल्टेज साइड आप प्रोवाइड करो, जो जिसका वोल्टेज कितना है 5 वोल्टेज, और लोड की रिक्वायरमेंट मान लो अगर 10 वोल्टेज की होगी, तो कैसे आप प्रोवाइड कर पाओगे? टाइपिंग ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हाई वोल्टेज बाइंडिंग साइड जो होता है हम लोग क्या करते हैं, मेनली टाइपिंग को प्रोवाइड करते हैं। पहला रीजन तो यही हुआ आपका कि ईएमएफ ज्यादा होने के बाद नंबर ऑफ टर्न होता है, जिसमें आपका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, जिसका एक रेंज एक्सटेंस मतलब रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो इजिली, जो वोल्टेज का वो है आपका लोड की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए आपका। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है आपका। ठीक है, और दूसरा एक ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है आपका N2/N1 हुआ आपका, ठीक है, E2/E1 हुआ, I1/I2 हुआ। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो इजीली हम बोल सकते हैं ना कि ट्रांसफार्मर इक्वेशन से भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से, कि ईएमएफ ज्यादा होने का नंबर ऑफ टर्न, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अब करंट कम है तो इजिली आप टाइपिंग भी कर सकते हो ना, लॉसेज भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा एडवांटेज निकल के आ जाता है भाई। ठीक है, लॉसेज कम हो जाएगा आपका। वही लो वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं यार, तो लो वोल्टेज में क्या है कि आपका जो ईएमएफ होगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर रेशियो से काफी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे टैपिंग प्रोवाइड करोगे तो करंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसका लॉसेस के ज्यादा ही चांसेस होंगे ना। तो जो टैपिंग कर रहे हो ना, वाइंडिंग के भी ज्यादा चांसेस होंगे जलने के। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था, ठीक है, पहला मैंने बता दिया, दूसरा भी आपको बता दिया, तीसरा क्यों टैपिंग करते हैं ये जान लो आप ही। ठीक है, ये मान लो कोर है हमारे पास। ठीक है, तो कोर है हमारे पास, सबसे पहले कोर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं भाई। ये इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होता है, जो इंसुलेशन होता है वो आपका मेनली वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसलिए जो भी कोर है ये आपका एक तरीके से क्या है, कोर है। तो कोर में लो वोल्टेज वाइंडिंग सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट को बनाने के लिए भाई, क्योंकि कास्ट ज्यादा ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं कौन सी वाइंडिंग, रुक जाओ कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद भाई हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आपने तो यही पढ़ा होगा इजिली। अब आप इजिली ये बताओ, ठीक है, कोर के बाद, कोर से सबसे पहले तो हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग प्रोवाइड किया, उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रोवाइड किया। अब बताओ टाइपिंग करना सबसे आसान किस में है? लो वोल्टेज वाइंडिंग में आप टाइपिंग कर पाओगे, अंदर से ले जाके नहीं कर पाओगे, लेकिन हाई वोल्टेज में आप इजिली बाहर ही है, तो इजिली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइपिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा ये एडवांटेज है भाई, काफी इजी होता है एक तरीके से। आप तीसरा जो रीजन है वो आपका इजी होता है। ठीक है, रीजर होता है या इजी होता है, जो भी आप समझ लो। ठीक है, तो भाई तीन टोटली मेनली कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे टाइपिंग जो प्रोवाइड किया जाता है। मेनली हम लोग हाई वोल्टेज साइड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लार्ज नंबर ऑफ टर्न दिया था, फिर लो करंट भी दिया था, रीजन मैंने बताया, एंड इजिली का मतलब वही तीसरा रीजन जो मैंने अभी बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो 3 रीजन थे भाई। ठीक है, पहला रीजन ये था, दूसरा रीजन ये था, और तीसरा रीजन आपका ये था आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पीसीएल में हो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, काफी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और आगे चांसेस है आपके क्वेश्चन बनने के भी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पावर ग्रिड में भी देखा होगा, यूपीपीसीएल जेई में भी देखा होगा, आर्मिनल में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि जो मेंटेनेंस होता है किसी का भी ईयरली कितना मतलब जो ईयरली मेंटेनेंस करते हैं वो किस चीज पे करते हैं, हाफ ईयरली किस चीज को देख के किया जाता है, डेली रूटीन में कौन सा मेंटेनेंस होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया होगा अगर आपको पता होगा, पेपर आप दे रहे होंगे। जो बिगनर होंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है भाई। ठीक है,
जैसे जैसे आप पेपर दीजिएगा तो सारा चीज़ आपको भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कहाँ से बनना है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए ये सब तरीका भी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए सीरीज़ का नाम क्या है आपका, नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज़, जो रखेगा आपको सभी से एक कदम आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ट्रांसफार्मर अंडरगो रेगुलर मेंटेनेंस टू चेक। भाई ट्रांसफार्मर में अगर हमें रेगुलर मेंटेनेंस करना है तो हम किस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन होता है ना, ये रेगुलर मेंटेनेंस पे हमें चेक करना होता है। अगर इंसुलेशन डैमेज हुआ तो भाई यार आपका क्या होगा, एक तो अर्थिंग प्रोवाइड हो जाएगा, शॉक मतलब झटका उटका लगने के चांसेस ये सब आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेगुलर मेंटेनेंस होता है ना, वो आपका ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन हुआ, ठीक है। दूसरा जो आयल है, वो आयल को आपको देखना है भाई कि लीकेज चू नहीं रहा है ना, ठीक है। जो भी जिसकी भी ड्यूटी होती है, जेई का ये ज़्यादा रहता है आपका, तो आयल को देखना है भाई कहीं लीकेज नहीं हो रहा है ना। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपका रेगुलर मेंटेनेंस है आपका एक तरीके से, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लिख लो, जैसे डेली बेस, जो डेली जो डेली बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं ना, या डेली बेसिस पे जो मेंटेनेंस होता है ट्रांसफार्मर में, वो क्या क्या चीज़ें मेंटेनेंस होती है हमें डेली बेसिस पे। डेली बेसिस मेंटेनेंस दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका हर एग्जाम में आता है कि डेली बेसिस पे किस किस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला जो मेंटेनेंस होता है आपका, लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक ऑयल, मैग्नेटिक ऑयल गेज ऑफ मेन टैंक। एक मिनट, मेन टैंक, एक जस्ट 1 सेकेंड, मेन टैंक, ठीक है, मैग्नेटिक ऑयल गेज ऑफ मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक। डेली बेसिस पे जो मेंटेनेंस होता है आपका, पहला है जो मैग्नेटिक ऑयल गेज होगा, मतलब मैग्नेटिक ऑयल का जो गेज होगा, ठीक है, ऑफ मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक पे, उसका मतलब उसको चेक करना है आपका, ठीक है। दूसरा हमारा है जो कलर होगा, कलर जो होगा सिलिका जेल का, उसे हमें चेक करते रहना भाई। कलर ऑफ सिलिका जेल इन ब्रीथर, सांस लेने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो उसको आपको चेक करना है। अगर बढ़िया है तो भाई नीला है, ठीक है, मतलब अगर बहुत ही जो सिलिका जेल है बहुत ही अच्छा है तो नीला है। अगर वो खराब होता जा रहेगा तो क्या होगा आपका, पिंक हो जाता है ना, गुलाबी जैसे होने स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये भी आपका एक तरीके से डेली देखते रहना है भाई, जिसकी ड्यूटी होगी आपका, ठीक है। और तीसरा आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो लीकेज हो रहा है ना, लीकेज ऑफ ऑयल एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट से भाई देख लो कि कहीं ऑयल ऑयल का लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डेली बेसिस मेंटेनेंस है भाई, डेली पे आपको देखना है। डेली बेसिस हो गया, उसके बाद आता है मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि क्वेश्चन आया हुआ है और चांसेस भी आपका मंथली बेसिस पे क्या क्या आपको देखना है भाई। तो अब देखो मंथली बेसिस पे क्या करना है, पहला आपको टेस्टिंग करना है, नहीं टेस्टिंग नहीं करना है, मतलब देखना है आपको ऑयल का लेवल भाई, ठीक है, ऑयल का लेवल देखना है। ऑयल का लेवल आपको देखना है मेन टैंक पे। जो ऑयल कैप होता है ना, देखना है कि भाई प्रॉपर पूरे सरफेस को टच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर टच नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या आएगा आपके, एयर वॉर जो होता है आपका, जो है इंक्लूड हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑयल के लेवल को मेंटेन करना है भाई, क्योंकि लोड बढ़ता घटता है तो ऑयल का लेवल भी बढ़ता घटता है ना। तो ऑयल लेवल चेक करना है आपको, ऑयल के लेवल को चेक करना है। अगर ऑयल कम है तो भाई वहाँ पे फुलफिल कर दो आप, ठीक है। और दूसरा आपको जो है, जो ब्रीथिंग होल होता है आपका, जो ब्रीथिंग होल होता है, मतलब जो सांस लेने के लिए सिलिका जेल का होल होता है, ब्रीथिंग होल को क्या करना है, चेक करना है आपको। ब्रीथिंग होल लिख लेंगे, ब्रीथिंग होल आप सिलिका लिख लो ना तो कंफ्यूजन हो जाओगे। ब्रीथिंग होल सिलिका जेल से चेक बस लिख लो आप ऐसे, मतलब समझ जाइएगा। ब्रीथिंग होल जो आपका जो पाइप होती है ना भाई, उसको होल को चेक करना पड़ता है मंथली बेसिस पे, ताकि भाई सांस ले सके आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर आपका तीसरा जो होता है, ऑयल फील्ड बुशिंग
ठीक है। ऑयल fill bushing the oil level oil level of transformer in। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंथली बेसिस हो गया, ये सब मैं लिखवा रहा हूँ, आप हल्के में मत लीजिएगा, पहले बोल रहा हूँ। जिनको हल्के में लेना होगा भाई वो सीरीज को ही मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि ये सब एक तरीके से जो लोग पेपर दे रहे होंगे इजिली उनको पता ही होगा कि मैं फालतू नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। टाइम पास करना होता है, दो एक ही क्वेश्चन को घुमा के बहुत सारे टाइम पास कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को मत जानिएगा, पूरा का पूरा टाइम आपका यूटिलाइज होगा एक तरीके से। हाफ ईयरली आपको देखना है भाई, हाफ ईयरली यही मतलब 6 मंथ बोल देता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप देखिएगा, हर जगह पूछा हुआ है। अब देखो 6 मंथ पे जो टेस्टिंग करना है, हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्या बोलते हैं, वाटर का कोई कंटेंट नहीं ना आपका ट्रांसफार्मर ऑयल में गया है, ठीक है। वाटर के कंटेंट को आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद एसिडिटी को चेक करना है, फिर आपको स्लग्स का जो कंटेंट है वो कहीं नहीं है आपका, उसको चेक करना है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट को चेक करना है आपको, ठीक है। डीडीए को आप चेक कर लीजिएगा, फिर आईएफटी को, ये सब एडवांस है आपका। डीडीए आईएफटी को चेक करना है, फिर रजिस्टिविटी का, ऑयल का रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे। वाटर के कंटेंट को, एसिडिटी, स्लग कंटेंट, फ्लैश पॉइंट, डीडीए और आईएफटी और रजिस्टिविटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल को, ठीक है। अब लास्ट में अब हमारा आता है भाई चौथा, जो है जो चौथा है वो आपका ईयरली बेसिस पे आपको देखना है। ईयरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे हम लोग क्या क्या यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। ईयरली बेसिस पे अब देखो ईयरली बेसिस जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें क्या करना है ना कि आपका जो प्रॉपर जो फंक्शन होता है ना भाई उसको चेक करना है हमें। प्रॉपर जो फंक्शन होता है, प्रॉपर फंक्शन जो प्रेशर रिलीज डिवाइस प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्रेशर रिलीज डिवाइस ऑफ बुस्कोज रिले जो है गैस एक्चुएटेड प्रेशर रिले होता है ना, उसके प्रेशर को भाई ईयरली मेंटेनेंस चेक करना है ना। बस आप इशारे में समझ जाइएगा, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। बुस्कोज रिले प्रॉपर फंक्शन प्रेशर रिलीज डिवाइस ऑफ बुस्कोज रिले, ठीक है। तो गैस एक्चुएटेड रिले होता है, उसको आपको चेक करना है। उसके बाद ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो होता है उसको चेक करना है भाई। ऑयल टेम्परेचर को भाई इंडिकेट करने के लिए वहाँ पे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगाता है, OTI या WTI भी बोलते हैं इसे, उसे आपको देख लेना है, इंडिकेटर उसको देख लेना है। फिर आपका वही है बुस्कोज रिले का जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको देखना है ना। बुस्कोज रिले का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको चेक करना है, मतलब इजीली आपको देखना है भाई मैकेनिकल जो भी इंस्पेक्शन है उसका सही है कि नहीं है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑयल के कंडीशन को भी साल भर में आपको एक बार चेक करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑयल के लेवल को नहीं बात हो रही है, ऑयल के कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। जो भी आप गाड़ी आप यूज़ करते हो ना तो वहाँ पे एक लुब्रिकेशन यूज़ होता है ना आपका ऑयल में, वो लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है आपका 2000 से लेके 2500 जो भी आप बाइक वाइक यूज़ करते हो ना, तो गाड़ी की सर्विसिंग मांगते हैं आपका, तो उसी कंडीशन में ऑयल के कंडीशन को आपको चेक करना है। फिर जो बूसिंग वूसिंग होता है ना उसको इजीली क्लीन करना है भाई, ठीक है। चौथा कंडीशन है बूसिंग को, जो ट्रांसफार्मर का बूसिंग है ना उसको आपको क्लीन करके रखना है भाई, ठीक है। तो यही सब है। बाकी जैसे कि हम ऑयल पंप हुआ, ऑयल पंप को यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। एयर फैन जो होता है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। बस यही है आपका, तो इतना आप देख सकते हो। तो ये सब जो है आपके इतने जो है डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है भाई। इसको मैं नॉर्मली वैसे ही नहीं लिखा हूँ, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। ईयरली बेसिस आपको याद रखना है, हाफ ईयरली बेसिस पे आपको, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको क्या देखना है वहाँ पे, और उसके बाद आपको जो है
मंथली बेसिस पे आपको क्या चेक करना है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं अब जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो रेगुलर मेंटेनेंस हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन, ऑयल और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये तीनों तो कोई मतलब ही नहीं है इस ऑप्शन का यहाँ पे। बाकी मैंने यहाँ पे देखो हाफ ईयरली से जो है पावर ग्रिड में क्वेश्चन बना हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, और ईयरली से भी क्वेश्चन शायद यूपीपीसीएल में बना हुआ था, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के ऑयल का कंडीशन आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ऑयल के कंडीशन से भी कभी कभी पूछता है ऑयल कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बता दूंगा मैं, ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो। वैसे ऑयल का कंडीशन आप देख लीजिएगा, जो बिगनर हैं उनके बोल रहा हूँ, ट्रांसफार्मर का ऑयल कंडीशन भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं 3 वे इंडक्शन मोटर से देखने के लिए। यहाँ पे दिया गया है कि ये 6 पोल का जो है 3 वे इंडक्शन मोटर है जो ड्रॉ करेंट फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। 3 वे इंडक्शन मोटर है जो 6 पोल का है, जो सप्लाई से 50 हर्ट्ज का अपना करंट ले रहा है। इफ द रोटर इज रनिंग एट द स्पीड 970 आरपीएम, ठीक है। रोटर की स्पीड 970 आरपीएम है भाई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी वो क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इजिली कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बहुत लोग जानते भी होंगे इजिली जो पुराने हैं। देखो ये आपका स्टेटर है आपका, ठीक है, ये स्टेटर है और ये आपका क्या है, आपका रोटर है। तो स्टेटर की स्पीड क्या होती है, स्टेटर की दो स्पीड हो, एक तो स्टेटर की जो स्पीड होती है वो आपका 0 होती है ना, और स्टेटर की फील्ड की स्पीड क्या होती है, आपका NS होती है। फील्ड का मतलब जो आप 3 फेज सप्लाई देते हो ना, उसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं NS स्पीड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। स्टेटर की स्पीड क्या होगा आपका, ये 0 जो होगा वो आपके स्टेटर की स्पीड है भाई, स्टेटर थोड़ी ना घूमेगा आपका, ठीक है। लेकिन स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपका घूमेगा ना, तो स्टेटर की फील्ड, स्टेटर का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। और स्टेटर के फील्ड की जो स्पीड होगी वो आपका NS होगा। इसी तरीके से रोटर में क्या है कि जो रोटर की स्पीड है भाई, रोटर तो घूमेगा आपका, तो जो रोटर की स्पीड होती है उसे हम लोग लिखते हैं NR, ठीक है। और जो रोटर के फील्ड की जो स्पीड होती है वो होती है आपका NS होती है। तो ये दो छोटा सा कंसेप्ट है, आप इजिली थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो बिगनर है, स्टेटर की जो स्पीड होती है वो आपका 0 होता है, ठीक है। लेकिन स्टेटर के फील्ड की जो स्पीड होती है वो आपका NS होता है, ठीक है। वही चीज़ है रोटर में, रोटर की जो स्पीड होती है वो आपका NR होता है, और रोटर की जो फील्ड की स्पीड होती है वो आपका NS होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, आपका NS होगा, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर, तो रोटर की स्पीड क्या होगी, NR होगी आपका, ठीक है। तो NR और NS का जो डिफरेंस है वही हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनस होगी स्टेटर के फील्ड का पहले हम लोग निकाल लेंगे भाई, क्योंकि 3 फेज की सप्लाई दिया जाता है, तो पहले स्टेटर की स्पीड हमें निकालना पड़ेगा। NS निकालते हैं हम लोग यहाँ से। NS बराबर क्या होता है आपका 120 F/P से, ठीक है। तो यहाँ से हम 120 रख लेंगे। फ्रिक्वेंसी हमारे पास इजिली पता ही है कितना, 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज रख लो। और नंबर ऑफ पोल कितना है हमारे पास, 6 है आपका, ये आपका 6 दिया गया है, तो 6 रख लो, ठीक है। यहाँ से हम NS निकाल सकते हैं, तो NS कितना आएगा आपका, लगभग 1000 RPM आएगा। तो ये जो NS है ना, ये आपके स्टेटर के फील्ड की स्पीड है भाई, ठीक है। स्टेटर के फील्ड की स्पीड हमारे पास आ गई NS, यानी 1000 RPM, ठीक है। अब हम लोग NS तो निकाल लिया। अब देखो हमें यहाँ पे डिफरेंस लाने के भाई स्लिप भी चाहिए हमें, ठीक है। तो स्लिप जो होगा वो मोटर का में स्लिप ऑफ द मोटर की स्लिप भी हमें चाहिए, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो मोटर की स्लिप निकालने के लिए हमें S बराबर होता है NS माइनस NR/NS होता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ से स्लिप भी निकाल लेंगे। NS की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, स्टेटर में हमने सप्लाई दिया, ठीक है। और स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड की स्पीड NS आपका जो है वो 1000 है। रोटर की स्पीड 970 आपका दिया गया है, तो 970 रख लो और 1000 यहाँ पे रख लो। तो यहाँ पे इजिली जो स्लिप होगा वो आपका कहीं ना कहीं लगभग 3% के आसपास आपका जो है स्लिप बनेगा, ठीक है। अब जो स्पीड होगी रोटर मैग्नेटिक फील्ड की, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी रिस्पेक्ट टू द रोटर, ठीक है। तो अब छोटा सा अब आपको ये समझना है कि देखो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो हमने क्या बताया NS होगी,
NS का मतलब इसकी स्पीड कितना होगा आपका, सिंपली अगर NS देखा जाए तो 1000 RPM होगा, ठीक है। रिस्पेक्ट टू द रोटर, रोटर की स्पीड क्या होगी, NR होगी, इसकी स्पीड कितना है 970। तो अब आप बताओ यहाँ से स्पीड आपको पता चल रहा है 970 और यहाँ पे इसका 1000 है, तो इसका डिफरेंट कितना हुआ, 1000 में से अगर 970 घटा दो तो कितना होगा आपका, 1000 में से अगर 970 घटा दो तो यहाँ पे 30 RPM आपका जो स्पीड होगा वो आपका बचेगा, ठीक है। ये पहला मेथड है आपका, मेथड फर्स्ट है। इसी तरीके से मेथड सेकेंड में आपका क्या होता है, मेथड सेकेंड में जो होता है, जो स्लिप होता है ना, जो स्पीड जो होगा रोटर मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव, दूसरा मेथड यार देखो कोई मतलब तो नहीं होगा, वैसे ऐसे ही रख लो, इजी होगा, ठीक है। बाकी दूसरा भी बता सकता हूँ आपका, वही है जो स्पीड होगा ना रोटर मैग्नेटिक फील्ड के विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर, तो वो होता है आपका S/NS होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा S/NS होगा, यही आपको स्लिप रखना है 3%, 3% का मतलब वही 0.0, और NS आपको रखना है कितना 1000। तो यहाँ से भी अगर आप करोगे तो 30 RPM आएगा, ठीक है। तो मेथड 2 भी आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दोनों बता दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मेथड 2 मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्लिप तब रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, अगर आप उस हिसाब से नहीं देखते हो तो ये छोटा ही क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज, मतलब जो बिगिनर हैं भाई सब क्वेश्चन लेके चलना है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्टेटर की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है ना विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, NS होगा, तो वहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड कितना निकल के आएगा आपका 0 आएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन वो आपका 0 वाला ही मिलता है देखने को, ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन वही रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ बता दे रहा हूँ कि 0 वाला भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मेथड 2 आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगर पूछेगा ना विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर, तो S/NS आपको करना होता है, ठीक है। अगर ये मान लो ज़्यादा क्वांटिटी का डिफरेंस हो आपको, तो इजिली आपको स्लिप निकाल लो, NS निकालो, दोनों का गुणा करो, इजिली रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपका सिंपली बस देख के क्वेश्चन करना है आपको, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है, ये आपका 4 वोल्टेज है, बस इस क्वेश्चन का बस मेल नहीं रखने का ये टारगेट था। ये देखो जब ये आपका जो है इन्वर्टिंग है, जो माइनस आपका टर्मिनल यूज़ होता है वो इन्वर्टिंग, और जो प्लस होता है वो नॉन इन्वर्टिंग होता है, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग पे यहाँ पे जो सप्लाई दिया गया है, तो इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। बस फार्मूले से भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ देख के ही क्वेश्चन है। ये आउटपुट अपन इनपुट होता है इक्वल टू 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अपन इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका यूज़ होता है, और इसके लिए आपका इजिली यूज़ होता है जस्ट आउटपुट अपन इनपुट माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड या इनपुट आपका, ठीक है। तो ये यूज़ होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये है ना कि अगर 2 वोल्टेज सोर्स सेम अगर सप्लाई किया जाए तो इजिली आपको जोड़ देना है आपको, ठीक है। 4 प्लस जो 4 होगा वो कितना होगा, डायरेक्ट 8 वोल्टेज होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आपका बस यही 2 सोर्स अगर सेम आइडेंटिकल हो तो उस दोनों को जोड़ के आप इजिली आउटपुट वोल्टेज जो है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों का मैंने फार्मूला बता दिया हुआ है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इन्वर्टिंग का देख लीजिएगा और नॉन इन्वर्टिंग से भी क्वेश्चन आपके आते हैं सिंगल वोल्टेज सोर्स के कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे डबल यूज किया गया, तो 4 प्लस 4 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस 8 वोल्टेज होगा, ठीक है, माइनस 8 वोल्टेज मत मार के आइएगा, ठीक है। प्लस 8 वोल्टेज जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कोई 3 फेज का इंडक्शन मोटर है जो आपका रन कर रहा है 5% स्लिप के साथ, ठीक है, विथ ए सर्टेन लोड। इफ एट दिस लोड पावर इनपुट थ्रू द रोटर, जो रोटर है 2000 का इनपुट ले रहा है भाई, तो जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा वो आपका कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लिप होगा वो आपका स्लिप कितना दिया गया है, आपका स्लिप दिया गया है आपका सीधे 5% दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनपुट दिया गया है, जो रोटर का जो इनपुट है
रोटर का इनपुट का मतलब क्या होगा, इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर पी इन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका 2000 वाट आपका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिकल पावर कितना डेवलप होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मैकेनिकल पावर कितना डेवलप होगा वो चीज़ें हमें बताना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो ये स्टेटर है और ये आपका रोटर है, ठीक है, ये स्टेटर और रोटर मैंने दिखा दिया। यहाँ पे जो भी आप 3 फेज की सप्लाई दोगे ना, तो रोटेटिंग फील्ड जनरेट होगा, उसके बाद इसको लिंक करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पावर यहाँ से निकल के आएगा, स्टेटर में जो कॉपर लॉस और जो कोर लॉस होने के बाद जो पावर निकल के आएगा रोटर में जो जाएगा वही इनपुट पावर होता है ना। तो वही आपके यहाँ पे दिया गया इनपुट पावर टू द रोटर का 2000 वाट दिया गया। फिर रोटर घूमेगा तो भाई मैकेनिकल फ्रिक्शन होगा, फिर उसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप करेगा आपका। तो इसको देखो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक फार्मूला होता है आपका रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, रोटर कॉपर लॉस जिसे पी कॉपर बोल सकते हो, ठीक है, रोटर कॉपर लॉस बटा रोटर कॉपर लॉस हुआ अपन रोटर इनपुट, यानी इसे हम लोग पी इनपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बराबर होता है आपका स्लिप के, ठीक है, ये बराबर होता है आपका स्लिप के। तो ये आपका पहला फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो रोटर कॉपर लॉस आपको निकालना होगा, ठीक है, रोटर कॉपर लॉस आपको निकालना होगा। इनपुट आपका कितना दिया गया है, इनपुट जो है वो आपका 2000 वाट आपका दिया गया है, स्लिप कितना है आपका 5% है। तो यहाँ से हम लोग कॉपर लॉस यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कॉपर लॉस कितना होगा आपका 2000, 5% को बदलिएगा तो इजिली यहाँ पे आ जाएगा 100 वाट का कॉपर लॉस होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि रोटर में जो कॉपर लॉस होगा वो कितना होगा। अब तो भाई जब रोटर का इनपुट पावर दिया है तो स्टेटर में तो कॉपर लॉस अब होगा नहीं, क्योंकि वो पहले हो चुका है, ठीक है। आपका जो भी डाटा है वो आपका रोटर का दिया गया ना, तो रोटर में कॉपर लॉस आपका इतना होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि मैकेनिकल पावर कितना डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जो मैकेनिकल पावर डेवलप होता है ना वो आपका कितना इनपुट आया, ठीक है, एयर गैप में कितना इनपुट आया, उसके बाद जब इनपुट आएगा तो रोटर क्या होगा, घूमेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, घूमेगा तो आयरन लॉस होगा, फिर कॉपर लॉस होगा, तभी तो घूमेगा ना। तो इनपुट तो मिल गया, उसके बाद क्या होगा, रोटर घूमेगा, रोटर में जब करंट फ्लो होगी तो उसका कॉपर लॉस होगा ना, तो हम यहाँ पे कॉपर लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। तो मैकेनिकल पावर निकालने के हमें क्या चाहिए, इनपुट पावर चाहिए। तो इनपुट कितना है हमारे पास 2000 मिल गया, और कॉपर लॉस हमें चाहिए, क्योंकि भाई जब रोटर में करंट आएगी तो वहाँ पे खुद का ईएमएफ इंड्यूस होगा, खुद का अपोजिंग नेचर होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वहाँ पे भी कॉपर लॉस होगा ना। तो कॉपर लॉस कितना हम लोगों ने निकाल लिया, 100 वाट। तो 100 वाट आपको बस यही घटा देना है, टोटल कितना आ जाएगा, 1900 वाट आ जाएगा आपका। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 1900 वाट, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से भी अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये मेथड फर्स्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो साइड में, यहाँ पे मेथड सेकेंड, ठीक है, मेथड सेकेंड। देखो मैकेनिकल पावर जब भी निकालना होगा तो 1 माइनस एस इंटू रोटर इनपुट, ये पी इनपुट लिख रहा हूँ मैं, रोटर इनपुट मत, ठीक है, ये फार्मूला यूज करना होगा। इस फार्मूले का यूज करके देखो मैकेनिकल पावर अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस एस कर दो, एस का मतलब स्लिप है ना, तो कितना होगा 0.05% हुआ, और इनपुट पावर आपका कितना है 2000 है ना, तो 2000 कर लो, ये कितना होगा 0.95 होगा, और 2000 से जब आप गुणा करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 1900 वाट आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है मैकेनिकल पावर कितना डेवलप करा सकते हो ये भी निकालोगे। ये मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बता दिया हूँ आपका। जैसे ही 3 फेज की अगर आप सप्लाई देते हो ना तो स्टेटर में कोर लॉस और कॉपर लॉस तो हो गया, अब उसके बाद जो भी लॉस होने के बाद जो पावर जा रहा है एयर गैप के बाद वो रोटर इनपुट को जाएगा, तो वही पावर आपका 2000 दिया गया है, ठीक है। अब रोटर इनपुट में जाएगा तो उसमें करंट जब फ्लो होगा तो वहाँ पे भी कोर लॉस और कॉपर लॉस होगा। तो अगर हम इनपुट में से जो इनपुट मिला है 2000 का और कॉपर लॉस घटा देंगे तो क्या हमें मिलेगा, मैकेनिकल पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉपर लॉस कैसे निकालना, ये इस वाले फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, जैसे जैसे टाइम मेरे पास उतना नहीं रहता है, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ 1 घंटे से कम ही रहेगा, 40-45 वही रहेगा, लेकिन आपका जो भी है जो टाइम है मेरे पास उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। कभी कल टाइम मिलेगा तो आपका जो थोड़ा सा लंबी भी क्लास हो जाएगी, ठीक है। ये सीरीज आपका डेली 8 PM पे आता रहेगा आपका।
कुछ किसी टाइम की वजह से कभी-कभी हो सकता है वीडियो ना वीडियो तभी नहीं आएगा जब मेरे पास टाइम नहीं होगा आपका, ठीक है? तो आप उसके लिए पेशेंस बनाए रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सीरीज़ डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये सीरीज़ बहुत ही लंबा कोशिश है कि इसको चलाया जाए नेक्स्ट लेवल को, ठीक है? और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, सभी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। जेईई के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। और एक ही बात किया जाए तो यहाँ पे 60 से 70% का आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मैं इस सीरीज़ में ऐड नहीं कर रहा हूँ आपका, ठीक है? वो आप ईज़िली अदर से भी देख लेंगे। 70% आपको यहाँ पे एई वालों को भी फ़ायदा मिलेगा, जेईई वालों को तो 100% मिलेगा। ठीक है, बाकी लोअर वाले स्टूडेंट अगर टीजी2 भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे तो कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। साइट पे भी विज़िट करते रहिएगा, वहाँ पे भी जो है नेक्स्ट लेवल चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है? नहीं तो आप कहीं न कहीं पीछे हो जाओगे, ठीक है? और चलिए आज के इस सेशन में इतना ही, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।